सबसे पहले मियां जहाँ साहब आपकी तरफ आऊंगा सर। सेक्शन 122 तो वैसे अदालतों में बहुत डिस्कस हुआ है, एफबीआर का अफसरान भी इस पे बहुत सी ग्रिप रखते हैं, और जो टैक्स पेयर है उसका पहला उसकी एंट्री है ना वो रिटर्न पे होती है, और उस पे ये सेक्शन एफबीआर स्टार्ट होता है असेसमेंट करने के लिए, दूसरे करने के लिए। इस सारे प्रोसेस को एफबीआर ने सबसे ज्यादा आजकल इस पे बहुत एक्टिव है। आप इसको किस तरह देखते हैं? जी थैंक यू यूपी साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बता दूं, सेक्शन 122 जो है ना, ये मोस्ट लिटिगेशन वाला सेक्शन है। सबसे ज्यादा लिटिगेशन जो होती है वो इसी सेक्शन में होती है, यानी टैक्स में सबसे ज्यादा नोटिस इसी पे ही होते हैं, इसी सेक्शन में होते हैं। अब होता क्या, जब टैक्स पेयर अपनी रिटर्न फाइल कर लेता है तो वो डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर होता है अंडर सेक्शन 120। उसके बाद फिर कुछ कंडीशंस हैं उस असेसमेंट को रीओपन करने के लिए, उसको रीअसेसमेंट करने के लिए। एक सेक्शन है हमारा 122, इसका सब सेक्शन 122(5) और 122(5)(a। ये दो मेन सेक्शन है, सब सेक्शन है जो इसको डील करते हैं। अब इन दोनों की नेचर में बहुत फर्क है। अब कोर्ट्स में बहुत दफा ये चीजें हमारी डिसाइड हो चुकी हैं, इनके पैरामीटर्स तय हो चुके हैं, लॉ में भी बहुत चीजें क्लियर हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो अफसरान हैं जो ये डील करते हैं इसको, वो बहुत बेसिक गलतियां होती हैं जो लेटर ऑन आपकी कमिश्नर अपील लेवल पे, ट्रिब्यूनल लेवल पे या हाई कोर्ट लेवल पे जाके वो ऑर्डर उनके सस्टेन नहीं कर पाते। वो बेसिक उनकी गलतियां होती हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो सेक्शन 122(5) है वो मेनली डील करता है जहां पे डिपार्टमेंट के पास कुछ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो। आपने रिटर्न फाइल कर दी, उसका डीम्ड असेसमेंट ऑर्डर हो गया, डिपार्टमेंट के पास कुछ थर्ड सोर्स से कुछ डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आती है। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन है जिसमें कोई बहाम ना हो, जो बिल्कुल सॉलिड हो, कंक्रीट हो और वेरीफाइबल हो। अब इस केस में अगर इनके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो 122(5) के अंदर उसकी असेसमेंट करेंगे। उसके लिए 122(9) का आपको शो कॉज नोटिस दिया जाता है। उस शो कॉज नोटिस में बिल्कुल क्लियर ये नहीं है कि आज मैंने नोटिस कर दिया और मैं जब ऑर्डर पास कर रहा हूं तो उस वक्त वो मैं इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करूं। वो इन्फॉर्मेशन कोर्ट्स के फैसले हैं कि आपके पास पहले से मौजूद होनी चाहिए। उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे मुझे शो कॉज होगा और मैं उसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। इसी तरह जो 122(5)(a है उसमें जो मेन फर्क है वो है जहां पे आपने रिटर्न फाइल कर दी, उसके अंदर अगर कोई इरोनियसनेस है, कोई ऐसा एरर है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ऐसी इरोनियसनेस है और वो प्रेजुडिशियल टू हो इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू में। ये दो कंडीशंस ऐसी हैं जो साइमल्टेनियसली अगर मेट कर रही हैं, एक भी कंडीशन अगर उसमें फुलफिल नहीं हो रही तो 122(5)(a नहीं हो सकता। दोनों कंडीशन एट अ टाइम मेट करेंगी तो आप 122(5)(a का असेसमेंट करेंगे। अच्छा, होता जनरली क्या है कि जब इन 122 में जब भी हमारी शोकाज आता है, हमें लिटिगेशन स्टार्ट होती है, डिपार्टमेंट के जो अफसरान है वो इसको ऑडिट की तरह ट्रीट करते हैं। ये ऑडिट नहीं है। 122(5)(a) को 122(5) और 5(a) दोनों को वो ऑडिट की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन भी ला के दें, ये डॉक्यूमेंट भी ला के दें। ये कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट तक ने ये डिसाइड कर दिया हुआ है कि इसकी एक सर्टेन बाउंड्रीज है, उस बाउंड्री से आप बाहर ही निकल सकते। ऑडिट आपने करना है तो उसके लिए लैदा प्रोविजन मौजूद है, मेरा 177 में करें, 214 में करें। इसके अंदर आप सिर्फ एक बाउंड्री जो सेट कर दी है 122(5) की और 122(5)(a) की, इस बाउंड्री से आप बाहर नहीं निकल सकते। आपने जब पूछा कि फर्दर उसमें होता क्या है, तो जब इस तरह के ब्लंडर्स होते हैं ना ऑर्डर्स के अंदर, तो वो चाहे डिमांड 1 रुपए की है चाहे 1 करोड़ की है। मियां साहब, आप 122(5) और 122(5)(a) में जो बुनियादी फर्क बता रहे हैं उसमें इन्फॉर्मेशन मांगता है 5(a) में एफबीआर का अफसर इन्फॉर्मेशन एक सर्टेन लेवल तक मांग सकता है क्योंकि उसके पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है। उसकी बेस पे मेरे से इंक्वायरी कर सकता है उस लिमिट तक, उससे बाहर नहीं जा सकता। डॉक्यूमेंट्स नहीं मंगवा सकता, आप वो दस्तावेजात मंगवा सकते हैं? मंगवा सकता है, इसमें बहुत लिमिटेड है डॉक्यूमेंट्स। ऑडिट की तरह नहीं है कि आप ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले। इसके अंदर सिर्फ ये होगा कि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आई है उससे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन कर सकते। सबसे पहला सवाल तो मियां साहब इसमें ये होता है, जो असेसमेंट जब एफबीआर का अफसर करता है, आप समझते हैं वो रिटर्न को टैक्स पेयर का गोशवारा उसको पड़ता है? 99% ऐसे नहीं होता। मैं बहुत से केसेस आपको बता सकता हूं जिसमें यह है कि लेट से एक प्रॉपर्टी मैंने डिक्लेयर की हुई है, वो उन्होंने वेल स्टेटमेंट खोल के नहीं देखना कि उसमें ये प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है कि नहीं। जस्ट सिस्टम में इंफॉर्मेशन आई कि मेरा 236C या 236K का चलान पे हुआ है, उसकी बेस पे मुझे नोटिस कर देंगे कि आपने ये सेल की है तो आपकी ये डिक्लेयर नहीं थी, या आपने ये परचेज किया तो आपकी डिक्लेयर नहीं है। वो बॉदर ही नहीं करते उसको देखने के लिए। वो देखें तो आधी लिटिगेशन तो इस तरह की जो है वैसे ही खत्म हो जाए 111 की। अगर रिटर्न पड़ी हो अफसर ने तो वो जो अदालतों में जाके असेसमेंट सिफर हो जाती है, फिर तो सिफर नहीं हो सकेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी सर। ये 122(5) और 5(a) को अगर पढ़ के और इसी एनालॉजी के मुताबिक जो लॉ उनको प्रोवाइड करता है और जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल तय कर दिए इनके, इसके मुताबिक अगर ऑर्डर पास कर दें तो मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट तक भी ऑर्डर कहीं नहीं जा
आता। लेकिन क्योंकि ये टेक्निकल इश्यूज, टेक्निकल एरर्स खुद छोड़ते हैं, ब्लंडर्स मारे होते हैं, उस वजह से आपका ऑर्डर कहीं भी सस्टेन ही नहीं करता, एपलेट लेवल पे, किसी भी एपलेट लेवल पे उड़ जाता है। मियां साहब, हम 122 की बात कर रहे थे, जब इसके जिस तरह उन्होंने तफसील से बताया, जो रिटर्न खोलते हैं उसमें पहले सब रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का जो फार्मूला है और टैक्स ईयर फार्मूला बड़ी तफसील से हमने उस पर डिस्कस किया। 122 का जब FBR असेसमेंट करते हैं या ऑर्डर करते हैं, अब तो AI आ गया, उसे भी FBR फायदा उठा रहा है। पहले जो लाखों में 1 लाख नोटिस किया, अब तो वो 5 लाख की तादाद में चला जाएगा। तो AI तो FBR इस्तेमाल कर सकता है, क्या टैक्स पेयर को भी AI का मौका दिया जाएगा, वो भी AI से अपना फायदा उठा सकेगा? देखें, AI तो अब पूरी दुनिया में यूज हो रहा है जी। पाकिस्तान में, बल्कि FBR ने इसको लेट शुरू किया। उनको पहले भी सुजेस्ट किया था कि आप AI मॉडल की तरफ आएं। एक तो आपका जो डिपार्टमेंटल लोड है ये कम हो जाएगा, दूसरा AI मतलब उसने कोई गलत काम नहीं करना। जो पैरामीटर आप उसमें लॉ के मुताबिक सेट कर देंगे ना कि ये पैरामीटर है, इसके मुताबिक जो रिटर्न नहीं है आप उसको नोटिस करें, तो उसने उसी पैरामीटर में रहना है। वो कोई इंसान तो है नहीं जिसने उसमें ब्लंडर मार दे, ना किसी के साथ ग्रज निकलना है, ना किसी को कोई हरासमेंट होनी है। ये अच्छी बात है कि डिपार्टमेंट अगर AI पे आ रहा है। टैक्स पेयर का फायदा होगा इसमें, टैक्स पेयर का इस तरह से फायदा होगा, उसको अनड्यू जो हरासमेंट थी ना वो खत्म हो जाएगी, और जो अदालतों में केस जाएंगे उनका फैसला भी पार्लियामेंट के हक में आता है, ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे। अगर उसके पैरामीटर ठीक हैं तो फिर तो डेफिनेटली नोटिस बिल्कुल ठीक आएगा। और अगर आपके पास उसका कोई प्रॉपर जवाब होगा तो उसके मुताबिक बात आगे बढ़ेगी, अदरवाइज डेफिनेटली वो डिमांड जो होंगी वो कंफर्म होंगी। तो 22 के तहत ऑर्डर असेसमेंट करके ऑर्डर पास कर देते हैं FBR का अफसर, तो अपील करने के लिए कितने दिन दरकार होते हैं? अपील के भी आपके पास 2 फोरम है। आपके पास चाहे आप कमिश्नर अपील के पास चले जाएं, उसमें पेक्यूनियरी लिमिटेशन तो आपको पता है वो खत्म हो गई हुई है। अभी चाहे तो आप बाईपास करके ट्रिब्यूनल में चले जाएं डायरेक्टली फर्स्ट अपील, चाहे आप कमिश्नर अपील के पास। अगर आप दोनों राइट्स यूज करना चाहते हैं, यानी केस दोनों में 30 डेज का टाइम है, चाहे आप कमिश्नर अपील के पास जाएं चाहे ट्रिब्यूनल में जाएं, दोनों केसेस में 30 डेज का टाइम है आपके पास अपील करने का। कि अगर इसमें जब अपील हो जाती है, इसका ऑर्डर फिर भी टैक्स पेयर के खिलाफ होता है, फिर वो दोबारा हाईकोर्ट में जाएगा? कमिश्नर अपील के पास अगर आपका ऑर्डर हुआ है तो आपके पास सेकंड फोरम अभी भी मौजूद है, आप ट्रिब्यूनल में जाएंगे। लेकिन अगर आपने फर्स्ट अपील ही ट्रिब्यूनल में की है तो फिर आपके पास फोरम जो है वो रेफरेंस का रह जाएगा हाई कोर्ट का। टैक्स पेयर को सबसे ज्यादा जो 122 और 122(5), 122(5)(a), तो जो भी ऑर्डर असेसमेंट उसके खिलाफ होती है उसको पहले FBR के अफसर से अपने मामला तक खत्म कर लेनी चाहिए, या अपील की तरफ उसका ज़हन रहना चाहिए, अगर मेरे खिलाफ भी करेगा मैं अपील में? ये डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करेगा कि अब उसमें डेफिनेटली अगर आपके पास एविडेंस पूरा है तो अगर आपका ऑफिसर आपकी बात मान लेता है तो आपको डेफिनेटली इधर ही उसको सेटल करना चाहिए। लेकिन अगर वो मतलब उसमें आपके पास एविडेंस होने के बावजूद आपकी बात को नहीं मान रहे तो आपके पास अपील का राइट, आप अपील में जाएं। अगर FBR के अफसर ने 122 के तहत उसकी रिटर्न खोल ली तो उसके बाद रिवाइज कर सकता है अपनी रिटर्न? नोटिस आने से पहले कर सकते हैं, नोटिस आने के बाद तो वो अब उसमें आपकी चीज अंडर लिटिगेशन आ गई है ना, तो वो पॉइंट आप उसको रिवाइज तो नहीं कर सकते। उस रिवाइज करने के लिए आपको कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए, तो कमिश्नर आपको अप्रूवल तो नहीं देगा उसके लिए। रिवाइज रिटर्न करने के बाद फिर उसके क्या असरात होते हैं? जब आपकी रिटर्न रिवाइज होगी है तो नोटिस अगर उससे 1 दिन बाद भी आता है तो वो जो ओरिजिनल रिटर्न है उसके ऊपर वो नोटिस नहीं आपको भेज सकते, जो अब रिवाइज सिस्टम में मौजूद है उसके ऊपर वो आपको नोटिस भेज सकते हैं। मौजूदा हालात में टैक्स पेयर के लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी क्या है? 122 और 122(5)(a) AI का जिस तरह आपने कहा है ना, आप देखें काफी चीजें सिस्टम में FBR आपको खुद बता रहा होता है। जब आप उसका MIS चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आप भूल भी चुके होते हैं वो उधर मौजूद होती है। तो सबसे पहले रिटर्न तैयार करने से पहले तो आपको उसको गो थ्रू कर लेना चाहिए कि मैं कोई चीज छोड़ ना दूं, जो ऐसी चीज जो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन और कल को मेरे खिलाफ यूज हो जाए, उसके मुताबिक अपनी रिटर्न। उसमें भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समटाइम नहीं होती, समटाइम को चलान का फर्क है, किसी और चीज का फर्क है, CPR उधर आपका टैक्स ईयर गलत लिखा हुआ है तो उस टैक्स ईयर में तो नहीं आएगा। उन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए फिर आप अपनी रिटर्न बनाएं और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है ना अपनी डिस्क्लोज करें, चाहे वो वेल्थ स्टेटमेंट है चाहे आपकी रिटर्न है। अपने बैंक को रिकंसाइल करें, उसमें जो डेबिट क्रेडिट एंट्रीज है उनको रिकंसाइल करें। उसके बाद जब रिटर्न बनाएंगे तो 122(5) और 5(a) का स्कोप बहुत लिमिटेड रह जाएगा। रिटर्न फाइल करवाने से पहले टैक्स पेयर को पता होना चाहिए जो FBR का सिस्टम है अब नादरा से भी इन्फॉर्मेशन ले रहा है और बैंकों से भी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। अगर आप कुछ छुपाते हैं तो वो फौरन आपकी चीजें पकड़ी जाएंगी। ये अवेयरनेस जो है ना, हम तो बीइंग लॉयर और कंसल्टेंट तो हम बता रहे होते हैं, लेकिन ये FBR लेवल पे, डिपार्टमेंटल लेवल पे भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को, ताकि वो खुद विलिंग हो चीजें डिस्क्लोज करने में। हमसे समटाइम क्लाइंट्स चीजें डिस्क्लोज नहीं करते कि यार इसको मैं नहीं बताऊं, लेकिन वो FBR को अवेयरनेस देनी चाहिए कि ये सारा डेटा हमारे पास
पास मौजूद है, आप इसके मुताबिक अपनी रिटर्न फाइल करें। मियां जाहिद साहब 122 आज हमने इसमें काफी चीजें डिस्कस की हैं, 124 को डिस्कस किया है। अगर इसको हम कंक्लूड करें तो टैक्स पेयर को अपने एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए और टैक्स कलेक्टर को कौन कौन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए? सर उसमें सिंपली मैं यही कहूंगा कि 122(5) जो है ना और 5A, उसमें जो बुनियादी फर्क है, 122(5) में डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, वो बाहर से इन्फॉर्मेशन आनी है। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन में उसका क्या क्या मांग सकता है एफबीआर? वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास, ये ऑफिसर के पास इन्फॉर्मेशन आनी है, वो मैंने नहीं इन्फॉर्मेशन देनी। डेफिनेट जो इन्फॉर्मेशन उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वैसे? उसमें लेट से उसके पास कोई थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उसके पास कोई मेरी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, उसके पास कोई और ऐसा सोर्स आ जाता है जो मेरा रिकंसाइल नहीं हो रहा मेरी अपनी फिगर्स के साथ, और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो सॉलिड और कंक्रीट हो और वेरीफाइबल भी हो। उस इन्फॉर्मेशन के मुतालिक मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। 122(5)A में उसने कोई बाहर से इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी, उसने जो मैंने फाइल की हुई है रिटर्न, उसके अंदर रहते हुए मेरे से पूछना है, उससे बाहर वो नहीं जा सकता। इन शॉर्ट मैं कहूंगा कि 122(5)A जो है वो लुक्स इनसाइड द रिकॉर्ड और 122(5) क्या है वो आउटसाइड द रिकॉर्ड, क्योंकि उसमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन बाहर से आनी है। 122(5)A के अंदर आपकी रिटर्न के अंदर से कोई एरोनियसनेस है या कोई ऐसी चीज है जो रेवेन्यू के खिलाफ है, तो वो आप उसमें से उठाएंगे। एहतियाती तदाबीर क्या है? एहतियाती तदाबीर सर उसमें यही है कि आप फैक्ट्स के मुताबिक अपना MIS भी चेक करें, और जो फैक्ट्स के मुताबिक जो आपकी रिकंसिलेशन बनती है उसके मुताबिक आप रिटर्न फाइल करें। मियां जाहिद साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। आज बहुत सी चीजें हमने इसमें डिस्कस की हैं। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की जो डेफिनेशन है आज हमारे प्रोग्राम में हमने कोशिश की है, हमारे एक्सपर्ट ने वो तफसील से बताया। सेक्शन 122 को भी तक डिस्कस किया है। अगले प्रोग्राम तक लिए अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।